नमस्कार। इस कार्यशाला में मैं सभी का स्वागत करता हूं। जब हम वॉइस ओवर करते हैं, जब हम आवाज़ डायलॉग्स देते हैं तो मॉड्यूलेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। और वॉइस में 4 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आज सुबह यहाँ पर एक प्रस्तुति हुई तो उन मैडम ने कुछ लेवल्स का प्रयोग करने का अच्छा प्रयास किया। इसमें भी क्या शक है। तो एक बहुत टफ लेवल होता है, वो होता है 4th लेवल, जिसकी वॉइस हम यहाँ से लेते हैं, दिमाग से, माइंड से। फर्स्ट लेवल पेट से लेते हैं। जो हम डायलॉग डिलीवरी देते हैं वो फर्स्ट लेवल कहलाता है। वो हम बेस हमारा रहता है पेट, यहाँ से। सेकंड लेवल की जो वॉइस होती है वो हम चेस्ट से लेते हैं। और थर्ड लेवल की जो वॉइस लेते हैं वो मुंह से लेते हैं, गले से सिंगर्स गाते हैं, गायक। और फोर्थ लेवल जो होता है वो रहता है सर से, यहाँ से। तो उन मैडम ने इसमें भी क्या शक है, ये 4th लेवल लेने की अच्छी कोशिश की थी। तो मैं चाहूँगा, ये 4th लेवल टफ होता है, उनके लिए एक बार तालियां। थर्ड लेवल, फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है पेट से। मैं एक डायलॉग आपको बता देता हूँ, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल रूप में लेता हूँ, मैं भूत हूँ, तुम सबको खा जाऊंगा। ये फर्स्ट लेवल की वॉइस हुई। सेकंड लेवल की जो वॉइस होती है वो हम चेस्ट से लेते हैं। क्या हाल चाल है भाई आपके? ठीक है, सेकंड लेवल। थर्ड लेवल हम लोग मुंह से लेते हैं, डायलॉग डिलीवरी देते हैं, डायलॉग्स। क्योंकि आप सब लोग कल से अब तक डायलॉग्स बना रहे थे, बोल रहे थे। तो थर्ड लेवल होता है वो हम मुंह से लेते हैं। चाय 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 चाय, चावल चाय, आवले चाय, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा, चने 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 मसाले वाली चने, चने मसाले वाली चने। तो ये मुंह से लेते हैं। फोर्थ लेवल जो दिमाग से डायलॉग, आओ कैसी बात कर रहे हैं हम यहाँ। फोर्थ लेवल। तो ये यहां से इसका कनेक्शन हो जाता है। फोर्थ टफ होता है। तो ये मैंने इसलिए बताए हैं कि आप लोग जब पपेट थिएटर फिर करेंगे तो आपको डायलॉग्स बोलने होंगे, देखने होंगे। तो उस समय लेवल्स का प्रयोग जरूर करें। ये बहुत टफ है और बड़ी एक्सरसाइज के बाद, समझने के बाद ये आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब आता है इसमें सेकंड चीज होती है मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव। डायलॉग में कहाँ पर मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। एक और बात होती है, डायलॉग जब आप बोलते हैं तो कहाँ पर पॉज आएगा, पॉज का बहुत ध्यान रखना होता है। बोले माँ, चुप हो गए, पॉज लंबा चला गया, फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, हमें वहाँ जाना चाहिए। पॉज बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना होता है कि कितना पॉज बेहतर रहेगा। तो पॉज का बहुत ध्यान होता है। दूसरा, जब हम डायलॉग, जब हमारी स्टोरी होती है, हमारे डायलॉग्स होते हैं, जब हम पिक्चराइजेशन हमारा होता है, तो स्ट्रेस, हमें किस शब्द पर स्ट्रेस देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी लाइन है, पूरा डायलॉग है, स्ट्रेस हमें किस शब्द पर देना है, किस लाइन पर देना है। सारे लोग ये ध्यान देंगे
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस कहाँ देना है, वो कौन सा शब्द है जिस पर स्ट्रेस देना है, किस पर नहीं देना है। जब हम कोई डायलॉग बोलते हैं तो क्वेश्चंस होते हैं, सवाल, और क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो हम बोल देते हैं खाना खाओगे क्या, तो हम बोलते कैसे हैं, विराम लगा देते हैं, खाना खाओगे, तो पूछा नहीं बताया, खाना खाओगे, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये हमने विराम लगा दिया, क्वेश्चन नहीं किया। तो हम उस डायलॉग को ड्रॉप करते हैं। जब क्वेश्चन होता है तो ड्रॉप करेंगे, उसे छोड़ेंगे। जाओगे क्या, छोटा सा है, समझ में आया, ड्रॉप, समझ में आया, बताया, क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्ट्रेस, पॉज, कहाँ कॉमा आएगा, मॉड्यूलेशन कैसे आएगा, लेवल कैसे रहेंगे, ये एक्टर के लिए और करेक्टर के लिए, जो आप करेक्टर उसमें निभाने जा रहे हैं पपेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामा का मतलब क्या है, और ड्रामा का जो अर्थ है वो है करना, ये अभिनय। अभिनय का क्या अर्थ है, बहुत अच्छा अर्थ है। सभी टीचर्स हैं यहाँ पर और मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी माने होता है, अभी का मतलब है आगे की ओर, अभी मीन्स आगे की ओर, और नए मीन्स ले जाना। जो अभिनय करता है वो आगे की ओर ले जाता है, और हर व्यक्ति आगे की ओर जाना चाहता है, हर बच्चा आगे की ओर जाना चाहता है, हर टीचर आगे की ओर जाना चाहता है, हम सब आगे की ओर जाना चाहते हैं, पूरा देश आगे की ओर जाना चाहता है। अब शैडो पपेट में हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कल यहाँ देख रहे थे तो हम ये, हमारी एकाग्रता टूट रही थी कि हमारा सर जो लाइन है स्क्रीन की उससे ऊपर जा रहा था। तो उस शैडो के साथ साथ, उस पपेट के साथ साथ हम खुद भी पपेट बन रहे थे, क्योंकि हमारा सर ऊपर आ रहा था। तो हमारा सर हमेशा लाइन से नीचे रहना चाहिए, हमारा हाथ, हमारी फिंगर्स, ये भी उस स्क्रीन पर आ रही थी जो नहीं आनी चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और स्टिक, जैसे मान लीजिए कि एक लेवल पर एक गाय है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो अगर हमारी स्टिक थोड़ी ऊंची हो जाएगी तो वो गाय जमीन से उठकर उस व्यक्ति के ऊपर पहुंच जाएगी, जो कि लेवल खराब हो गया। व्यक्ति ये है और गाय ये है, ऐसे जब बात करेंगे तो नहीं चलेगा। व्यक्ति ये रहेगा, गाय यहाँ रहेगी, गाय ये है, व्यक्ति ये है, गाय नीचे होगी, जमीन पर होगी, व्यक्ति खड़ा हुआ है तो ऊपर होगा। ये हमें ध्यान रखना होता है। पपेट में जब शैडो पपेट चल रहा था तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी फिंगर, हमारा हाथ, हमारा सर, हमारी स्टिक कहीं बहुत ऊंची तो नहीं जा रही है। उससे परफॉर्मेंस में एक चीज़ होती है, परफॉर्मेंस कोई भी हो, एक शब्द होता है इल्यूजन, भ्रम। तो जो भ्रम है वो जितना बेहतर होगा, इल्यूजन, भ्रम, भ्रम जितना बेहतर होगा, हमारी प्रस्तुति उतनी ही बेहतर होगी, हमारा करैक्टर उतना ही बेहतर होगा कि हम उसे मान लें। अगर वो चोर है और हमारी कल्पना में बैठ गया है कि वो वाकई एक चोर है, तो वो इल्यूजन, वो भ्रम हमारा डेवलप हो गया है। अगर हमारा भ्रम डेवलप नहीं हुआ है तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमें वो प्रस्तुति अच्छी नहीं लगेगी, हमें पता चल जाए ये करैक्टर कुछ नहीं है तो बेकार है। ये ऐसे ही है। अभी मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ। तो एक्सरसाइज है ABCD की, A से Z तक अल्फ़ाबेट, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें एकाग्रता, ध्यान, डायलॉग्स, स्टोरी, बहुत सारी चीजें हैं। आओ
आज कुछ नया करके दिखाते हैं। हाँ, बड़े दिनों बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली। सॉरी। हाँ ABCD जी जी। तो हाँ, तो B तो था। बी आपने बोला हाँ। नहीं नहीं, हमने कहा बड़े दिनों बाद। अच्छा मैंने ये चलिए हम बड़े दोबारा दिनों शुरू कर बाद लेते हैं। ऐसी- दोबारा शुरू करते हैं। समझ में आ गया मुझे लगता है, आप है ना, समझ गए ना आप? हाँ, कोशिश तो कर। हाँ ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं ए से। जी ए से आप। अब शुरू करें। बात तो बहुत बढ़िया कही। चलो फिर आगे बढ़े। देखते हैं हमारा एक्ट सबको पसंद आता है या नहीं। एक दो तो लाइन में थोड़ी परेशानी होगी। एक दो लाइन में कुछ तो परेशानी होगी। फेल नहीं होंगे, लेकिन हम ये वादा है। गाते गाते बीत जाएगा सफर। हंसा के जाएंगे सबको। नो आए नहीं, आई से आया। आप देखें अगर तो एक एक्सरसाइज हो रही है एकाग्रता की, बहुत कंसंट्रेशन। सुनना, एक ही सेकंड में अल्फ़ाबेट याद रखना है, उसी सेकंड में हमें सुनना है, उसी सेकंड में हमें बोलना है, उसी सेकंड में कहानी रिलेट करते हुए डायलॉग बनाना है। सेकंड एक है, काम कई हैं। आइए देखते हैं आज क्या होने वाला है। बात तो आप बहुत अच्छी करती हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। चलिए चलिए। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। ए से शुरू करेंगे। आज का दिन वाकई बहुत खास है। चलो आओ चले, बढ़िया। देखते हैं। ए से ए। आज मेरे साथ पारुल भल्ला मैम है, मेरे भाग्य। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतने सारे लोग बैठे हैं इस वर्कशॉप में। चलिए मैम, आज सबका मनोरंजन करते हैं। देखते हैं कितने बढ़ कर के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्टिविटी में जो सर ने हमें दी है करने के लिए। ऐसी बात में बड़े मज़े आएंगे। फायदे भी बहुत होंगे जब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गर्मी में चलो ठीक है, करेंगे तो सही। हाँ पर अच्छा तो बहुत लगेगा। आई से क्या बोलूं? जाके घर पे और अपने क्लास में सभी करेंगे इसे इम्प्लीमेंट अपने बच्चों के साथ। अरे काश से किरण भी मेरे साथ आई थी ना। ए से ए क्या बोलती तू? भैया हम तो बढ़िया हैं। चलो चलें, घूम के आए। देखा नहीं है मौसम कैसा हो रहा है? एक बार चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। फालतू की बात ना करे यार, गर्मी बहुत हो रही है। गाएंगे, घूमेंगे, मौज करेंगे, बहुत मजा आएगा। हटना यार, यहीं बैठते हैं, ठंडे में मजा आ रहा है। इतना ना इतराओ तुम, चलो तो सही। अरे जाओ, हवा आने दो। What? जाओ, हवा आने दो। हाँ, हवा आने कल बैठ के रोगे अकेले, आज मैं चली गई तो। लो कर लो बात। कॉन्फिडेंस। मेरा कहा मान तो लो। ना रे ना। ओके बाय। प्यारा लगा तुमसे मिलकर। क्यों अब प्यारा लगा? पहले तो चलने को तैयार नहीं थी। रास्ते में लोग खड़े हैं। सारे देख रहे हैं हमें, खड़े हैं तो खड़े रहने दो, क्या हुआ? हाँ, थोड़ा तो रुक जाओ। याद करो कि एक बार चलो तो सही मेरे साथ। वादा करते हो साथ निभाओगे? वहाँ सब लोग बैठे हमें ही देख रहे हैं, बिल्कुल वादा है, वादा। तो जीरोक्स निकलवा लें इनकी। भाई साहब एक चीज़ बता दूं कि थोड़ी सी मिमिक्री भी आती है, अगर आपको कहें तो मैं दिखा दूं।
पपेट शो जो भी हमने यहाँ पर सीखा है ये बहुत अच्छा है, और मौसम बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप कहीं भी जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, और हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। जिसके अंदर सीखने का जुनून होता है उसे गर्मी सर्दी कुछ नहीं दिखती। जो बच्चा 40% मार्क्स लेकर आता है, वो बच्चा मम्मी पापा के एसी वाले रूम में भी बैठा हो ना, तो अगर उसमें टैलेंट नहीं है वो 40 और 50 के बीच में घूमता है। लेकिन जो बच्चे एक्चुअल में IAS क्लियर करते हैं ना, उनके घर में AC भी होते हैं तो वो सीरियसली बंद करवा देते हैं कि कहीं AC में नींद नहीं आ जाए, हमें ऐसे ही पढ़ने को। तो यहाँ जो लोग आए हैं वो एक्चुअल में लर्नर हैं, क्योंकि वो अपने अपने घर से AC पंखे कूलर और जिनके यहाँ कुछ भी नहीं वो ठंडे पानी का छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आने के लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, और हम सब ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। पपेट शो हाँ बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ सीखी हैं। और पपेट शो में बैकग्राउंड म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल है, और अगर आपको मिमिक्री आती है तो ये सोने में सुहागा है। तो थोड़ी सी मिमिक्री मुझे भी आती है, क्योंकि पढ़ाई के प्रेशर के साथ साथ हम बोर हो जाते हैं, तो बीच में एंटरटेनिंग होना चाहिए, डोज होनी चाहिए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फॉरेन भेजती हैं, सिंगापुर, मलेशिया एट्सेट्रा, ताकि वो इतने रिफ्रेश होकर आ पाएँ कि 4 महीने के बाद पहले वाली परफॉर्मेंस से भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। सेकेंड एग्जाम्पल है कि हमारे इंडिया में हम लोग 7 से 8 घंटे की पढ़ाई या 5 घंटे की पढ़ाई बच्चों से करवाते हैं। पहले वो एक बहुत बड़े बोझ की तरह, गधे की तरह पीछे बैग लाद के ले जाता है, फिर मम्मी गले में गर्दन लटका देती हैं, फिर एक लंच भी होता है कि बेटा खा भी लेना, उसके बाद वहाँ पढ़ाई होती है अच्छी खासी, उसके बाद वो बेचारा स्कूल से आ भी नहीं पाता कि कोचिंग में भेज दिया जाता है। कोचिंग के बाद मम्मी को पड़ोसन की बच्चे को देखकर टेंशन होती है कि उनका बच्चा तो डांस क्लासेस सीख रहा है और मेरा बच्चा नहीं सीख रहा है। अपने बच्चे का कैपेसिटी लेवल नहीं देख रहे हैं, बच्चे को आगे और बढ़ा दिया, लौट के नहीं आ पाया कि अब कराटे और स्विमिंग क्लास भी सीख लो। अपना ही बच्चा है लेकिन उस पर बिल्कुल रहम नहीं है। तो एंटरटेनिंग क्लास, बीच में गैप, ये सब बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये होना चाहिए। जापान का जो वहाँ का टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से आगे कोई भी कंट्री नहीं है, और जापान का ऐसा मानना है कि वहाँ पर पढ़ाई के दौरान हर 30 मिनट्स के बाद बच्चों को सीटिंग बेंचेस पर सुला देने का रूल है। यहाँ तक कि वर्किंग एम्प्लॉयज़ को 30 मिनट दिए जाते हैं कि आप एक पावर नैप, एक पावर स्लीप ले लीजिए, जिससे फिर से रिफ्रेश होकर काम कर पाएँ। तो एंटरटेनिंग और ये जो है ना, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट जब ये मिलता है तो उसको एजुटेनमेंट बोलते हैं, और ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम टेक्निक्स और सब कुछ सीख रहे हैं, और मुझे ऐसा मानना है कि एक टीचर को बहुत इंप्रेसिव और इंटरटेनिंग भी होना चाहिए कि बच्चे बोर नहीं हो। आप कितना भी अच्छा पावरफुल कंटेंट दे रहे हैं, इफ़ दिस इज़ नॉट इंटरेस्टिंग तो वो फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश करूँगी, शायद कि वो मिल जाएँ। अगर नहीं भी मिले तो मैं यहाँ पर आई हूँ तो आप फॉर्मेलिटी में सही थोड़ी सी ताली बजा देना, ठीक है। तो मैं अभी कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं एक बहुत फेवरेट मेरा प्रोफेशन हो उसकी आवाज़ निकालूंगी, दैट इज़ कबाड़े वाला, क्योंकि इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती ना। ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें आपको पैसा लगाना है, सड़क पर निकल जाओ, इतनी बोतल मिलेंगी, इतना कि आप कुछ भी उठा लो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले कबाड़े वाले की आवाज़ निकालती हूँ। लोहा टीन पेपर रद्दी प्लास्टिक बेचिए, बॉर्डर टीन रद्दी प्लास्टिक कबाड़ा बेचिए, कबाड़े वाले की आवाज़। अब रेलवे स्टेशन पे चाय जैसे बेचते हैं, उस चाय वाले की आवाज़। चाहिए जैसा चाहिए, चाहिए जैसा चाहिए, चाहिए। अब एक और आवाज़ है, एक रोडवेज में एक आदमी पहले एक सामान बेचता था, उसकी आवाज़ है। पुरानी से पुरानी डांट है, बरसों पुरानी खाट है, आपकी बीमारी आपके बच्चों को हो जाती है। घर में बहू कहती है कि कब कुंडा मरे, कब कटिया खाली हो। आपकी फिर आता है सुरमे वाला, आपकी आंख में नाड़ा, काड़ा, बजला, एड़ा, फर, जर कुछ भी हो, ये 5 रुपए का सुरमा है, भेंडी जो पीछे से लगाएगा उसका आंखों का हड्डा चला जाएगा। और पीछे कोई नहीं मांग रहा होता है, लेकिन वो अपनी मार्केटिंग पॉइंट से कहता है, हाँ भेंडी एक आपको, भाई साहब एक आपको, और एक पीले वाले सूट वाली भेंडी एक आपको, अभी आता हूँ। जबकि उससे पीछे कोई मांग ही नहीं रहा है। दीज आर मार्केटिंग टिप्स। हम MBA में जाके मार्केटिंग टिप्स सीखते हैं कि हमें अच्छा मार्केट कैसे करना है, बट एक्चुअल में टैलेंट किसी डिग्री का मोहताज नहीं है, वो सड़कों पे ऐसे ही घूमता है। अभी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप महारानी हैं, बहुत क्रूर हैं, बहुत गुस्सैल हैं, बात बात पर क्रोध आता है, और अगर बात पसंद ना आए तो सामने वाले को मृत्युदंड देना बहुत सरल बात है आपके लिए। सामने वाले की तो जान चली जाती है।
आप सब लोग खास लोग हैं जो आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आए हैं। आप सब लोग इनके लिए आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दरबार में कैसे आना है। महारानी को अगर आपका आना पसंद नहीं आया तो हो सकता है आपको मृत्युदंड मिल जाए। और रियलिस्टिक, आपको अगर पसंद नहीं आता है उनका कोई भी पेश आने का तरीका, गिफ्ट देने का तरीका, खुश करने का तरीका, तो आप देंगे मृत्युदंड। तो वो लोग इधर आ जाएंगे और जिनको मृत्युदंड नहीं देगा वो उस ओर खड़े हो जाएंगे, यानी उनको राज दरबार में जगह मिल जाएगी। वो लोग इंटेलिजेंट हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, अपना प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे खुश कर रहे हैं। तो देखिए, फिर यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है, एकाग्रता आती है, ध्यान आता है, डायलॉग्स आते हैं, स्टोरी आती है, मूवमेंट आता है, बॉडी लैंग्वेज आती है, मूवमेंट आता है, ब्लॉकिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक समय में, और ये सब हम सीख रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे। आप आएंगे, अदब, पेश होने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, महारानी जी को बधाई देनी है जन्मदिन की, और सोचेंगे कि क्या गिफ्ट लाए हैं जिससे महारानी खुश हो जाएं और अपने दरबार में जगह दे दें। अगर उन्हें कुछ ऐसा पसंद नहीं आया, उन्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया या आपकी बात पसंद नहीं आई, तो आप अपनी समझ से, कि आपको फिर उसका बताना है कि क्यों पसंद नहीं आया, भाई क्या कमी थी इनकी, वो बतानी है। अगर आपने कहा कि मृत्युदंड, तो ये उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, रीज़न तो होगा, वो रियलिस्टिक होगा। तो आपको बताना है कि इनको मृत्युदंड इसलिए दिया। अगर आपने कहा बहुत अच्छा, आइए हमारे दरबार में बैठिए, तो यानी वो पास हो गए। तो उनको आपको क्यों पास किया वो बताना होगा। जजमेंट, तो रानी है, राजा हैं, जज है, तो उनके पास जजमेंट होता है। आज ये शुरू कीजिए। महारानी नमस्कार, मैं आपके लिए उपहार स्वरूप स्वयं को लाई हूँ। मेरी ईमानदारी आपके राज्य के लिए सदैव पूर्ण रूपता रहेगी। क्या आप मुझे अपने दरबार में वो सम्मान देना चाहती हैं महारानी? क्या मैं इस लायक हूँ? बताइए महारानी, क्या आप मुझे उपहार स्वरूप अपने दरबार में जगह देना चाहती हैं? हमारे दरबार में जगह पाने के लिए तुम्हें दरबार के कायदे कानून भी आने चाहिए युवक। क्या तुम जानते हो कि एक महारानी के समक्ष जाने से पहले आदमी को अपना परिचय देना चाहिए? महारानी माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने जिस चीज़ का आपके समक्ष देना चाहती थी परिचय, जो कि मुझ में खास है, वो है ईमानदारी, जिसका परिचय मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। चलिए, हम आपके इस उत्तर से खुश हुए और आपकी ईमानदारी और हमारे प्रति आपकी निष्ठा की वजह से हम आपको इस गुस्ताखी के लिए क्षमा करते हुए अपने दरबार में जगह देते हैं। शुक्रिया महारानी। सेकंड आ जाइए, कोई भी आ सकते हैं। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। नमस्कार महारानी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको आज के दिन बधाई देता हूं कि आप महाराजाओं की महारानी हैं और आप सुंदरता की देवी हैं। मैं आपके लिए आज उपहार में अपने बाग के आम लाया हूं, और देखिए इसी तरह से मैं उस तरह के वस्त्र भी पहन कर आया हूँ। महारानी, गुस्ताख, शांत हो जाओ। एक महारानी के गुस्ताखी माफ हो। अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हो? क्या हमसे भी अच्छे कपड़े पहन कर आए हो? और इतनी खास महारानी के लिए कुछ खास नहीं लेके आए, आम लेके आए हो? महारानी, मेरी इज्जत में इतनी गुस्ताखी, दूर करो इसे मेरी निगाह से। मृत्यु दंड दिया जाए इसे।
महारानी जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत मुबारक। आज के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए ये कलम लेकर आई हूँ। ये कलम आने वाले समय में आपके लिए ताकत बनेगी, आपके इस दिव्य रूप की, आपकी इस गुणवत्ता की, आपकी न्यायप्रियता का एक उदाहरण बनेगी। महारानी, कलम एक ऐसी वस्तु है जिसकी वजह से व्यक्ति समाज में अपनी जगह बनाता है। आपकी समाज में सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी और एक अच्छी महारानी होने के रूप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये कलम, मैं चाहती हूँ कि ये कलम आने वाले समय में आपके लिए और बड़े गतिमान स्थापित करें। आप ये मेरा उपहार स्वीकार करें। आप समझते हैं कि हम सुंदर और एक अच्छी महारानी हैं? महारानी, निसंदेह हर व्यक्ति सुंदर होता है, समझदार होता है। रूप की वजह से हम किसी को कम या ज़्यादा नहीं आंक सकते। आप महारानी हैं, ये मैं मानती हूँ, आप महारानी हैं। हो सकता है मुझे आपको कहना चाहिए कि आप सबसे अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप सबसे अच्छी महारानी हैं तो मेरा ये जो न्याय होगा या ये जो उत्तर होगा आपके रूप और आपके गुणों से अलग एक इंसान के रूप में होगा। तो महारानी, अगर आप एक अच्छी इंसान हैं तो आप सबसे अच्छी महारानी हैं। हम आपके उत्तर से खुश हुए और हम आपको पारितोषिक देकर सम्मानित करते हैं। महारानी, आपका स्वागत है। महारानी जी, आपने अपने इस न्याय से मुझे बहुत अनुग्रहित किया है। धन्यवाद। होल्ड इट, वहीं फ्रीज हो जाइए। जब हम कोई प्रस्तुति करते हैं स्टेज पर, तो कल भी प्रस्तुति हुई थी, आज भी, तो परफॉर्मर जो है, एक्टर जो है, चरित्र जो है, उसको ये ध्यान रखना होता है कि ऑडियंस को फेस करे। तो रानी है, देखिए फुल फ्रंट पर है इस समय, सबसे पावरफुल पोजीशन में। उसके बाद आप राज्य के दूसरे राजा हैं या रानी हैं, तो जो गिफ्ट लेकर आए हैं वो उनसे सेकंड पोजीशन पर हैं, 45 पर हैं। देखिए चेहरा आपको सबको दिखाई दे रहा है दोनों लोगों का, वरना हम लोग क्या करते हैं कि पीठ करके खड़े हो जाते हैं, दाएं बाएं किसी भी तरह चल देते हैं, किसी भी तरह खड़े हो जाते हैं, तो वो गलत होता है। महारानी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शान में कुछ लाइन कहना चाहती हूँ। हर दिन का उगता हुआ सूरज पहली रोशनी दे आपको, हर खिलता महकता फूल अपनी खुशबू दे आपको। ए हुस्न की मलका, मैं क्या दूँ आपको, ये सारा जहां अपनी भरपूर दुआएं दे आपको। महारानी, मैं अपनी तरफ से एक तुच्छ भेंट लाई हूँ आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए। मोबाइल, इस मोबाइल में एक सुंदर सा कैमरा भी है जिससे आपकी ब्यूटी और आपकी सुंदरता बरकरार रहेगी, और इन यादगार क्षणों की आप चित्र भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, आप अच्छे से पोज बना के पाउट निकाल के भी फोटो ले सकते हैं। वाह, देखिए महारानी, आपकी सुंदरता इसमें और भी निखर कर आ रही है, और इसे आप सालों साल देखकर कायम भी रख सकती हैं। हमें आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। तुच्छ भेंट स्वीकार करके आपने मुझे बहुत ही अनुग्रहित किया है। मेरी तरफ से तुच्छ भेंट इख्तियार करें। क्या आप मुझे अपने दरबार में स्थान देना पसंद करेंगी? विशेष स्थान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। महारानी की जय हो। महारानी, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होने की अनुमति चाहती हूँ। क्या अनुमति है? महारानी, इस नाचीज़ की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके लिए कुछ अनमोल तो नहीं ला सकी, पर एक आपके लिए अनमोल आईना लाई हूँ। वैसे तो सभी इस बात से रूबरू हैं कि आप महारानी हैं, आप जहाँ की सबसे खूबसूरत मल्लिका हैं, पर फिर भी ये आईना आपको इस बात का हर रोज़ ख्याल कराएगा कि आप जहाँ की सबसे खूबसूरत महारानी हैं। क्या आप इस अनमोल तोहफे को स्वीकार करेंगी? क्या विशेष बात है इस आईने में? क्या एक महारानी के पास आईना नहीं है? मैं रोज सोने के फ्रेम के आईने में अपना चेहरा देखती हूँ। क्या खास बात है आपके तोहफे में? महारानी, इस आईने में ये खास बात है कि जब भी आप इससे पूछेंगी आईना आईना सबसे सुंदर कौन, तो वो आपको सच्चाई बताएगा
कि सबसे सुंदर आप, ये है इसकी खास बात। यदि ये सच्चाई बताएगा तो क्या जरूरी है दुनिया में सबसे सुंदर हम ही हों? महारानी जी क्षमा चाहेंगी, पर आपको आपकी सुंदरता पे खुद ही डाउट हो रहा है, ये कैसे है? गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये बात कहने की? हम ये सच्चाई जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। आज हम ये तारीफ सुनकर खुश होंगे कि दुनिया में हम सबसे सुंदर हैं, लेकिन हम ये सच्चाई भी जानते हैं कि हम हमेशा दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रहेंगे। उस दिन हमें ये आईना उतना ही दुख भी देगा। हमें आपका उपहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप हमें आईना दिखाना चाहते हैं, ले जाइए इन्हें और मृत्युदंड दिया जाए। मृत्युदंड। प्रजा को सुख देने वाली, प्रजा के हर सुख दुख में साथ रहने वाली, नीतियों का दामन कभी न छोड़ने वाली महारानी राजरानी को मेरा सादर प्रणाम। महारानी, आपको शत शत नमन। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार है। धन्यवाद महारानी। मैं आपकी न्यायप्रियता से उसके अवगत कराता हूँ महारानी, क्योंकि आपने मुझे अपना गुप्तचर नियुक्त किया था। मैं आपको कुछ संदेश प्रजा का देना चाहता हूँ कि आपकी न्यायप्रियता से सारी समस्त प्रजा बहुत ही प्रसन्न है और वो ये चाहती है कि आप हमेशा हमेशा शतायु रहें और हमेशा बहुत सारी सदियों तक उनकी महारानी रहें। तो महारानी, मैं आज आपके लिए एक तलवार भेंट लेकर आई हूँ। कृपया ये भेंट स्वीकार करें। उसका कारण ये है कि हम सभी चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा हमारे दुश्मनों से करती आई हैं और करती रहेंगी। महारानी, कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करें। हमें आपका ये उपहार पसंद आया और आपके द्वारा किया गया ये कार्य भी। इस मौके पे इससे उपयुक्त सूचना हो ही नहीं सकती थी। आज के दिन से हम आपको अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे निकटतम गुप्तचर नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महारानी। महारानी की जय हो। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। महारानी जी, आप मानती हैं ना आप सबसे खूबसूरत है? आप मानते हैं? नहीं, मैं तो मानती हूँ, इसीलिए मैं कुछ ऐसा लाई हूँ जिससे आप और खुश हो जाएंगी। अभी आपको एक शिकायत थी उस आईने से, लेकिन अब आपको उस आईने से भी शिकायत नहीं रहेगी। आपको ये शिकायत थी कि वो आईना आपको ज़िंदगी भर खुश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप आगे जाके वृद्ध होती हैं तो फिर कोई और खूबसूरत नाम लेगा। इसलिए मैं ऐसे कड़े लाई हूँ जिससे आप जिंदगी भर ऐसे ही युवा रहेंगी, ऐसे ही खूबसूरत रहेंगी। ये कड़े मुझे किसी पीर बाबा ने दिए थे आज से कुछ साल पहले, और बोला ये हजारों साल पुराने कड़े हैं और इसे जो पहनेगा वो हमेशा खूबसूरत रहेगा, युवा रहेगा। क्या आपको ये कड़े पसंद हैं? और नहीं है तो इसे छू लीजिए, बस मुझसे मैं उसी से खुश हो जाऊंगी। और लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें पहनिएगा और आप जिंदगी भर इतनी ही खूबसूरत रहेंगी। हमें लग रहा है ये उपहार हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार होने वाला है। शुक्रिया महारानी जी, आपने हमें धन्य कर दिया। महारानी, क्या मुझे आपके कक्ष में आने की इजाज़त है? महारानी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं, अब महारानी हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं आपकी सुख दुख में साथ दूंगी, जैसे कि आप प्रजा के सुख दुख में साथ देती हैं। वैसे तो आपके सुख दुख में साथ देने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं आपके हमेशा साथ रहूंगी, एक साथी बन के, एक दोस्त बन के। क्या आपको ये तोहफा मंजूर है महारानी? हम तुम्हारे विनम्रता से और सज्जनता से प्रभावित हैं। तुम्हें एक महारानी के समक्ष प्रस्तुत होने का तरीका और व्यवहार आता है। आज के दरबार में जितने भी लोग आए उनमें सबसे ज़्यादा व्यवहार में एक महारानी के समक्ष प्रस्तुत होने में जो तौर तरीका तुम्हें आता था वो किसी को भी नहीं आता।
और हम इसी से खुश होकर हम तुम्हें अपनी विशेष परिचारिका घोषित करते हैं। शुक्रिया महारानी, शुक्रिया। क्या मैं महारानी जी के दरबार में उपस्थित हो सकती हूँ? इजाज़त है? महारानी जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हमारी महारानी विश्व की सबसे सुंदर स्त्री हैं और मैं आपको रेगुलर इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो करती हूँ। मैं आपके सारे पोस्ट देखती हूँ और उनको लाइक करती हूँ और आगे भी चाहूँगी कि आप अच्छे अच्छे पोस्ट दें और सदा ऐसी खूबसूरत बनी रहें। और महारानी जी को सबसे पहले मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं एक तुच्छ व्यक्ति आपके दरबार का एक छोटा सा तोहफा आपके लिए पेश करती हूँ। ये एक घड़ी है, मैं चाहूँगी आप इसको अपने दोनों हाथ से लीजिए। महारानी जी, ये कोई सामान्य घड़ी नहीं है, इससे जब आप चाहेंगी समय को रोक सकती हैं और अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकती हैं। बस यही तोहफा मैं आपके लिए लाई हूँ। महारानी जी को बहुत बहुत प्रणाम। अरे वाह, तुम्हारे तोहफे ने तो महारानी का दिल खुश कर दिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए और हम तुम्हें अपने राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी की जय हो। महारानी, मैं एक तुच्छ सा माली हूँ। मैंने अपने बागों में इतने सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं और उन फूलों से सभी बच्चों का और बड़ों का भी मन महकता रहता है। मुझे पता है कि आप महारानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदर हैं। आपके पास धन दौलत किसी ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। आपके पास सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, परंतु ये तुच्छ भेंट मैं आपके लिए एक पुष्पगुच्छ के रूप में लाया हूँ। आप कृपया स्वीकार कीजिए। इन फूलों में से महारानी जी आपको जो फूल सुंदर लगे कृपया आप अपने सुंदर केशों में लगा लीजिए, जिससे आपकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाएगी। ये इतनी गर्मी में गेंदे के फूल, यदि तुम्हें थोड़ा सम्मान दे दिया कि तुम्हारे फूल ले लिए तो तुम क्या जानते हो, इतनी बड़ी महारानी गेंदे के फूल अपने बालों में लगाएगी। महारानी, इसमें कुछ गुलाब के भी फूल हैं, इसमें कुछ ऐसे फूल हैं जो मैं चुनकर लाई हूँ जो हमेशा खिले रहते हैं। इनके जब बीज बनेंगे आप अपने सुंदर महल के आगे उसमें क्यारियां लगाइए, वो फूल देखकर आप निश्चित ही प्रसन्न रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि एक छोटी सी एक्सरसाइज करा रहा हूँ मैं और बहुत सिंपल है। आप एक स्टूडेंट हैं, ओके जी, और आप भी एक स्टूडेंट हैं। देखिए, आप दोनों लोग स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं, और आप स्कूल की टीचर हैं। तो आप सीट ले लीजिए। आप क्लास में हैं, ये लोग 1 घंटा लेट आएंगे। मैम, हम लोग चले थे धीरे धीरे मैम। फिर मैम, मेरे को चलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो है ना, ये मेरे साथ चल रहे थे, मेरी स्पीड से चल रहे थे। मैम, वी आर कमिंग। गेट पे ही खड़े रहिए। पिछले 3 दिन से आप लेट आ रहे हैं। जाम लग गया, ये बहाना बनाना नहीं, और कोई छोटा मोटा बहाना बनाना अरे नहीं, आज तो नया बहाना है। हाँ, ये तो मुझे मालूम था, तुम लोग यही करोगे। नहीं, बहाना नहीं, मतलब सच्चाई है। कैसे मान लूं? अरे हम सब एक ही बात बोलेंगे, देखो। बताइए क्या हुआ था? मैम, हम लोग तीनों साइकिल से आ रहे थे और रास्ते में मैम एक्सीडेंट हो गया था। हम तीनों ने अपनी साइकिल रोककर वहीं सभी की मदद की। मैम, एक बूढ़े बाबा थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था और कोई उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। सब बस उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे और उनका खून बह रहा था। उसमें तो तुम भी उस्ताद हो, सेल्फी लेते रहते हो, तुमने भी वीडियो बनाया होगा। नहीं, फ़ोन अलाउड नहीं है ना, तो फ़ोन लेके नहीं आए थे हम। अच्छा।
मैम हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसके बाद हम कॉलेज आए, इसलिए मैम थोड़ा सा लेट हो गए, सॉरी मैम। देखो वैसे तो तुम रोज़ बहाने बनाते हो, लेकिन आज तुमने मानवता के नाते एक अच्छा काम किया है, इसलिए मैं कक्षा में आने की अनुमति देती हूँ। लेकिन फिर भी प्रॉस्पेक्टस खरीदा था तो उसमें देखा होगा ना हमारे टाइमिंग्स क्या है। हाँ मैम देखी थी। तो आगे से ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा कोई कारण हो तो मैं कक्षा में परमिट करूँगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी। जब हम बड़े बड़े स्टार्स और एक्टर के इंटरव्यू पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि हम कैरेक्टर में घुस गए थे, हम ये भूल गए थे कि हम क्या हैं, और जो एक्टिंग हम प्ले कर रहे थे ऐसा लग रहा था हम वही हैं। तो जब हम स्टेज पर होते हैं या एक्टिंग करते हैं तब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि इट इज़ 100% ट्रू। जैसे मैं इस समय महारानी का रोल कर रही थी तो मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि मैं एक महारानी। जी बिल्कुल। मैं 1 मिनट भी याद नहीं आया कि मैं आरती मेहरोत्रा हूँ। जी। मुझे लगता है यदि हम बच्चों को ये प्ले किसी तरह का कराते हैं और डिफरेंट रोल्स उन्हें देते हैं तो वो केवल डिफरेंट रोल्स ही नहीं जीते, शायद वो उनकी तरह सोचना। अब यदि एक गरीब आदमी का है तो वो उस दुख को फील कर पाते हैं कि हाँ उस पर क्या बीतती है। जैसे यदि किसी बच्चे को दरबारी का रोल दिया तो वो ये सीख पाता है कि हाँ बड़े जनों के समक्ष किस तरह जाया जाता है, उनके अंदर कितनी घबराहट हो सकती है उनके नज़दीक जाते हुए। और यदि एक महारानी का रोल प्ले करते हुए ये फील कर सकते हैं कि हाँ एक यदि हम बड़े अधिकारी हैं या कुछ हैं तो हमें अपने से छोटों के साथ किस तरह से पेश आना है। तो मुझे लगता है कि ये जो रोल प्लेइंग है ड्रामा, ये बहुत बहुत बच्चों के डेवलपमेंट में और डिफरेंट फील्ड में वो अपने आप को एक्सपोज कर सकें, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम। डायलॉग डिलीवरिंग अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। स्टेज पे आना ही बहुत बड़ी बात है और आपका स्टेज फोबिया दूर होता है इन सब बातों से कि हम ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग। यस सर। प्लस सर इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हो रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप। कॉन्फिडेंस, यस। थैंक यू। तुरंत करने को कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन, आशु अभ्यास। इम्प्रोवाइजेशन मीन्स बिना पूर्व तैयारी के रचना, बिना पूर्व तैयारी के रचना। हमारी कोई तैयारी ना हो, ना हमने कुछ सोचा है, ना समझा है, ना हमारी कोई तैयारी है, लेकिन हम कर जाएं बेहतर, इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। तो वो 3 मंजिल से गिर गया, 3 मंजिल की बिल्डिंग से गिरा और सर के बल, तो उसका डैमेज हो गया सर। उसके 2 ऑपरेशन हुए। जब मैं क्लास में होता वो मेरे सामने होता, मैं पढ़ाता ब्रेक, और पूरा पढ़ाने के बाद पूछता तो वो कुछ नहीं बताता। मैंने कहा टॉपिक क्या था, बर्टोल्ट ब्रेख्त, उसे ब्रेख्त का नाम भी नहीं समझ में आता। जब 4 साल का कोर्स पूरा हो गया, वो ठीक हो चुका था और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। पहले वो 2 पेज 2 लाइन लिखता था, 4 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर आधा पेज, फिर 2 पेज तक वो लिखना शुरू कर दिया और फर्स्ट डिवीज़न से उसने बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट किया। वॉइस पर मैंने उसके काम किया, उसकी वॉइस बहुत अच्छी थी, तो आजकल स्टूडियोज़ में जाता है वो वॉइस ओवर के लिए, वॉइस देता है कई कंपनियों को। थैंक यू वेरी मच।